जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी साहित्य संबंधी जो यूनिट 6 है, उपन्यास विधा से संबंधित यूनिट, उसे कर रहे हैं। और उसमें आज हमारा जो उपन्यास है मैला आंचल पे हमने बहुत ही विस्तार से चैनल पे प्लेलिस्ट बना के करवाया है यूजीसी वो यूपीएससी ऑप्शनल के लिए, तो आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हमने डाइवर्सिफाइड नेचर में बताया है। यहाँ पे तो आपको यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग संक्षेप में जो है इसे बताएंगे, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। चैनल में प्लेलिस्ट है। देखिए, यहाँ पे जो मैला आंचल उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा रचित, यह उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ और इसे सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है, या कह सकते हैं कि आंचलिक उपन्यास की शुरुआत ही यहीं से मानी है। अच्छा, जब भी आता है कि आंचलिक उपन्यास का क्या मतलब है, उपन्यास तो ऐतिहासिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, लेकिन ये आंचलिक क्या अलग से उपन्यास है। दरअसल आंचलिक जो होता है उसमें जो अंचल टर्म आता है, अंचल का शाब्दिक अर्थ होता है जनपद या क्षेत्र। तो जनपद या क्षेत्र जिन उपन्यासों में किसी विशिष्ट प्रदेश के जनजीवन का समग्र और बिंबात्मक चित्रण हो, यानी जब भी आप पढ़ रहे हो आपको नज़र आता रहे कि जब भी हमने कहा कि हाँ ये गांव है, पूर्णिया है, वहाँ पे ये है, मेरीगंज ऐसा है, तो मतलब आपको वो बिंब नज़र आना चाहिए, जैसे प्रत्यक्षता आप उस गांव से मिल रहे हो, वहाँ पे उपस्थित हो। तो जिन उपन्यासों में किसी विशिष्ट प्रदेश के जनजीवन का समग्र बिंबात्मक चित्रण होता है उन्हें आंचलिक उपन्यास कहते हैं। इन उपन्यासों का मूल उद्देश्य किसी विशिष्ट अंचल के समग्र जीवन का विस्तृत चित्रण करना होता है। अतः उसमें वहाँ की जनपद का भूगोल, सभ्यता, रहन सहन, वेशभूषा, रूढ़ियाँ, वहाँ की परंपराएं, लोक जीवन, त्यौहार, ये सब लोक भाषा, रीति रिवाज, नृत्य, गीत, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, राजनीतिक चेतना और वहाँ पे जितनी समस्याएं व्याप्त हैं उन सबको आपको चित्रित करना इस उपन्यास का जो है एक उद्देश्य होता है। मतलब एक विशिष्ट अंचल को आपको वहाँ से परिचित कर देना, भली भांति परिचित कर देना। अब ये जो उपन्यास है सर्वाधिक प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण उपन्यास में रेणु जी का, इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की विस्तृत तथा समग्र, तो ये ध्यान रखना आपको, पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव, पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन के आया है। इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ सा नहीं लगता। इसमें अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों को दिखाया गया है। जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें आपको देखने को मिलता है। तो वही है, उपन्यास को अगर देखें तो उसमें आपको हर एक चीज़ जो है दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन मूल क्या है कि आपको एक गांव से जो है एक अंचल से परिचित कराना। मैला आंचल जो कि 1954 में लिखा गया आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ माना जाता है। मलेरिया सेंटर की जमीन का क्षेत्रफल कितना था, तो 1 एकड़ या 10 डेसिमल। तो जब आप कथानक पूरा पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि कैसे एक डॉक्टर यहाँ पे जो है आता है और पीएचडी वगैरह शोध करने के बाद इस तरीके से जब यहाँ पे आता है तो वो जो है मलेरिया के लिए जो सेंटर स्थापित करना चाहता है उसका ज़मीन का क्षेत्रफल 1 एकड़ या 10 डेसिमल होता है। और कभी देखिए यूजीसी नेट के क्वेश्चन पूछने का तरीका भी होता है, 4 से 5 स्टेटमेंट आपको देगा कि मेरीगंज जो है कहाँ लोकेटेड है, कितनी एरिया में वो सेंटर बना था, उसका भौगोलिक स्थिति क्या है, गांव का नाम क्या है, कौन वहाँ पे डॉक्टर था, तो ऐसे करके तो थोड़े फैक्चुअल हैं जो आपको याद रखने हैं। 1954 में ये जो है आरंभ, मतलब कि मैला आंचल प्रकाशन में आया, और जो मलेरिया सेंटर की ज़मीन थी वो क्षेत्रफल 1 एकड़ 10 डेसिमल में, और गांव का नाम मेरीगंज है। भौगोलिक स्थिति ये है कि वो गांव कहाँ पे है, तो रोहतहट स्टेशन से वो 7 कोस पूर्व, ये भी ध्यान रखना है कि रोहतहट स्टेशन से वो 7 कोस पूर्व कोसी नदी को पार करके है। गांव का नाम अंग्रेज अफसर WG मार्टिन ने अपनी दुल्हन मेरी के नाम पर रखा था। इस गांव का नाम जो मेरीगंज है वो जो है, ये गांव के नाम को जो है अंग्रेज अफसर था WG मार्टिन, उसने अपनी दुल्हन मेरी के नाम पे रखा था। मलेरिया सेंटर मिस्टर मार्टिन की ज़मीन पर बना था, तो ये इसीलिए था कि मिस्टर मार्टिन की ज़मीन पर बना था, इसलिए मेरी को उन्होंने याद करके उस मलेरिया सेंटर का नाम ही, और वो गाँव का जो था वहाँ का स्थान का मेरीगंज हो गया। नवाबी तटबंधा कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक जो ताड़ एवं खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल था, इसे ही नवाबी ताड़बन्ना कहते थे।
गांव के मुख्य पैदावार क्या थी, तो यहाँ पे धान, पाट, खेसारी ये सब पैदा होता था। गांव में अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग टोला बनाकर रहते थे। स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ यहाँ रहती थी। यहाँ पे आपको कई टोली मिल जाएंगी, जिसमें एक राजपूत टोली है। राजपूत टोली के लोग कायस्थ टोली को क्या कहते थे, तो राजपूत वाले जो है कायस्थ को कहते थे कैथ टोली। गांव की अन्य जातियों के लोग एक मालिक टोला कहते थे। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली भी कहते थे। तो इसमें बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए कौन सी किस टोली को कहते थे, यहाँ से बराबर क्वेश्चन आता है। तो जैसे राजपूत टोली के लोग कायस्थ टोली को कैथ टोली कहते थे, गांव की अन्य जातियों के लोग मालिक टोला कहते थे। कायस्थ टोली के लोग जो थे, अब जैसे ये राजपूत वाले कायस्थ को कैथ कहते थे, तो कायस्थ वाले जो है राजपूत को सिपहिया कहते थे। तो ये क्लियर होना चाहिए, सिपहिया टोली राजपूत वालों को कहा जाता था कायस्थ वालों के द्वारा, और इनको कैथ टोली कहा जाता था राजपूत वालों के द्वारा। और जो गांव में अन्य जातियां थी उनको क्या कहा जाता था, उनको मालिक टोला कहा जाता। 3 टोले हो गए, एक कैथ टोली हो गया, अन्य वालों को मालिक टोला, सिपहिया टोला राजपूत वाले को। अब देखिए मठ में सुबह, जो मठ एक वहाँ पे गांव में था, उस मठ में सुबह क्या होता था, बीजक शब्द का वाचन होता था। बीजक जैसे साखी शब्द रामायणी पढ़ते हैं, तो बीजक जो है बीजक शब्द का वाचन होता था। चंदनपट्टी नामक गांव में हुई सभा में, चंदनपट्टी नामक गांव में सभा हुई, सभा में बालदेव, बावनदास एवं चुन्नी गोसाई 3 ने सुराजी में नाम लिखवाए थे। तो गांधी जी का जो स्वराज आंदोलन था वो भी चरमोत्कर्ष पे चल रहा था। तो इसमें जो है लेखक ने उस पृष्ठभूमि को भी बिठाया है कि कैसे उस समय 3 लोग, चंदनपट्टी नामक गांव में एक सभा हुआ, वो सभा में बालदेव थे, बावनदास एवं चुन्नी गोसाई, तीनों ने सुराजी में नाम लिखवाया था कि हम भी स्वराजी हैं, स्वराज चाहते हैं। स्वराजी पद से आशय यही था कि स्वराज चाहने वाले लोग कांग्रेस के सदस्यों में से थे। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, बालदेव हैं, बावनदास है, चुन्नी गोसाई हैं। इसमें जोतकी नामक एक चरित्र आता है। जोतकी नामक चरित्र तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। जो जोतकी नामक चरित्र तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है, उसमें कहता है, नदी चल भरी उतराई, जस थोड़े धन खल बौराई। ये क्षुद्र उपन्यास 2 खंडों में बटा हुआ है, जिसमें पहला खंड है, प्रथम खंड को 44 परिच्छेदों में और दूसरे खंड को 23 परिच्छेदों में डिवाइड किया गया है। नीचे महत्वपूर्ण परिच्छेदों की चर्चा की गई है। पहले खंड के 11 परिच्छेद, देखिए पहले खंड में जो 11 परिच्छेद है उसमें सुरंगा सदावृक्ष की कथा का जिक्र है। तो पहले खंड के परिच्छेद 11 में सुरंगा सदावृक्ष की कथा का जिक्र है। खंड 1 के परिच्छेद 15 में, खंड 1 के परिच्छेद 15 में लोरी या कुंवर, भिज्यमान, विजयबान एवं विद्यापत नृत्य का जिक्र है। विद्यापत नृत्य में बीच में विद्यापति का गीत अरे अपजस होइत जग भरी हो गाया जाता है। परिच्छेद 24 में भवभूत की रचना के मात्र माधव मालती का जिक्र है। परिच्छेद 27 में पंत की कविता भारत माता का जिक्र है। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा फैला सा आंचल। और इनके अलावा परिच्छेद 36 में हंस कुमार तिवारी की एक कविता का जिक्र है, दुनिया फूस बटोर चुकी मैं दो जानकारी दे दूंगा। परिच्छेद जो 37 है, परिच्छेद 37 में क्या है, परिच्छेद 37 में वर्षा के देवता माने जाने वाले इंद्र को रिझाने के लिए महिलाओं द्वारा जाट जट्टिन खेल खेला जाता है। यह खेल पुरुष नहीं देख सकते। तो एक ये भी बात है कि इसमें जो परिच्छेद 37 है पहले वाले खंड में, उसमें अगर देखें तो जाट जट्टिन का जो खेल होता है वो इंद्र को रिझाने के लिए, नहीं वर्षा वगैरह हो, लेकिन वो जाट जट्टिन का जो नृत्य होता है वो पुरुष नहीं देख सकते। दूसरा यहाँ पे एक परिच्छेद 39 आता है, जिसमें संथाल टोली और अन्य लोगों में जो हिंसक संघर्ष है उसमें संथाल तीर से तो अन्य भाला और गुलेल से लड़ते हैं। संथाल लोग तीर से लड़ते हैं, बाकी लोग भाला और गुलेल से लड़ते हैं। इसी संघर्ष में तहसीलदार हरगौरी सिंह जो होता है वो मार दिया जाता है। राजबल्ली महतो हारमोनियम बजाता है। तो कभी इसमें पात्रों के बारे में जब पूछा जाता है कौन से किसका स्पेसिफिक काम है, तो यहाँ पे राजबल्ली करके है, तो राजबल्ली महतो जो है हारमोनियम बजाता है। स्वराज मिलने के उस समय निम्न में से कौन से कार्यक्रम तय होते हैं, बलवाही, विदेशिया, कमला और मोहम्मदिया की नौटंकी कंपनी, धमदाहा शंकरपुर का विदापद, बशगढ़ा का बलवाही और राही हिंगना की भटियाली भकैते। दूसरे खंड के परिच्छेद 18 में गांधी जी की हत्या का जिक्र है। परिच्छेद 20 में नागर नदी के भारत पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा होने का जिक्र है। कमली और डॉक्टर प्रशांत के पुत्र का नाम ममता, कुमार नीलोत्पल नीलू रखती है। तो जो ममता उनकी मित्र होती है प्रशांत की, वो कुमार नीलोत्पल या नीलू रखती हैं।
अब यहाँ पे देखिए मुख्य पात्रों में डॉक्टर प्रशांत। उपन्यास का केंद्रीय पात्र होता है असल माता पिता इसके अज्ञात हैं। उपाध्याय परिवार को एक हांडी के भीतर कोशी नदी में तैरते हुए ये मिला था, यानी डॉक्टर प्रशांत जो पढ़ लिख के बना है उसके खुद के माता पिता अज्ञात हैं, इसको तो हांडी में ऐसे ही कोसी में तैरा दिए थे और उपाध्याय परिवार इसे पाया था। तब से स्नेहमयी नाम की बंगाली डॉक्टरनी पालन पोषण करती थी। स्नेहमयी नाम की बंगाली डॉक्टरनी इनका पालन पोषण करती थी और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ISC पास करने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। विदेश जाने की स्कॉलरशिप को ठुकराकर पूर्णिया के पूर्वी अंचल में मलेरिया एवं कालाजार पर शोध करता है। यानी विदेश जाने की स्कॉलरशिप मिली थी लेकिन ठुकरा दिया और पूर्णिया के पूर्वी अंचल में मलेरियम कालाजार पर शोध करता है। कमली का प्रेमी है। कमली को प्रेम से राजकमल भी ये कहता है। विश्वनाथ प्रसाद जो है कायस्थ टोली। विश्वनाथ प्रसाद कायस्थ टोली का मुखिया है। राजा पारबंगा का मीनापुर सर्किल का तहसीलदार है। 1000 बीघा जमीन का काश्तकार है। बाद में तहसीलदारी से इस्तीफा देके कांग्रेस में आ जाता है। बालदेव यहाँ पे है कांग्रेस का कार्यकर्ता, सुराजी समर्थक, चंदनपट्टी नामक गांव का रहने वाला है बालदेव। 2 साल से जेल में रहा है, 2 साल, और खादी पहनता है और मिलने पर जय हिंद का उच्चारण करता है। बावन दास ये भी कार्यकर्ता है कांग्रेस का, स्वराजी समर्थक है, बौने कद का व्यक्ति है, घोर नैतिकतावादी। एक बार चंदे के पैसे से जलेबियां खा लेने के बाद 2 दिन तक उपवास करके प्रायश्चित किया था। कपड़े, चीनी एवं सीमेंट को अवैध रूप से पाकिस्तान ले जाने का विरोध करते हुए इन सामानों से लदी बैलगाड़ियों के नीचे कुचलकर मर जाता है। कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है, युवा वर्ग का प्रतिनिधि है, साहसी शोषण का विरोध करने वाला है। डकैती के झूठे आरोप में जेल में बंद कर दिया जाता है लेकिन वहां से फरार हो जाता है। कमली तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री और प्रशांत की प्रेमिका, रोज शिव पूजन करती है, किसी अज्ञात बीमारी से ग्रस्त है जिसका इलाज कराने में ही डॉक्टर से परिचय होता है। लक्ष्मी मठ में दासी है, मठ के महंत द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से शोषित है, बाद में बालदेव के साथ रहने लगती है। महंत सेवादास, मेरीगंज के मठ का महंत है सेवादास। पहले बहुत ज्ञानी साधु समझा जाता था पर लक्ष्मी दासीन को लाने के बाद से लोग बुरा भला कहने लगे। प्यारू डॉक्टर प्रशांत का सहायक है। प्यारू पहले रोहतहट स्टेशन में एक होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है। रौदी बूढ़ा थर्ड जेंडर, दही बेचने का काम करता है और चाल चलन और बोलने का तरीका औरतों की तरह है। रौदी बूढ़ा। लरसिंह दास ये मठ में आचार्य गुरु के आने का संदेश लेकर आता है परंतु लोभ में आकर महंती पाने की कोशिश करने लगता है। लरसिंह दास। सुमरती दास बेतार की खबर उपनाम से जाना जाता है। बेतार की खबर। तहसीलदार विश्वनाथ का रोटिया गवाही की रोटी खाने वाला है। पार्वती की माँ, अधेड़ उम्र की स्त्री जिसको गांव वाले डायन मानते हैं। हीरू नामक चरित्र द्वारा इसी शक में इसकी हत्या कर दी जाती है। चलित्र कर्मकार, क्रांतिकारी, सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य भी है। बम, पिस्तौल और बंदूक चलाने में माहिर है। चुन्नी गोसाई बालदेव एवं बावन दास के साथ सुराजी बनना, बाद में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गया। बहुत सारे इसमें पात्र में, बहुत बड़ा उपन्यास है, चैनल पे पूरा कराया गया है। यहाँ पे देखिए गौड़ पात्रों में जैसे रामदास, ठाकुर रामकृपाल, खिलावन, ज्योतिषी काका, मंगला, आभा रानी, फुलिया, रामपियरिया, वासुदेव, तहसीलदार हरगौरी, WG मार्टिन, सोमा जट, खलासी, रामकृष्णु बाबू, नीलोत्पल, रामनारायण, उधोजी भगत, रामबरन खेत्री, सतकौड़ी, उचित दास, गंगा प्रसाद यादव, सानिया मर्मू, राजा लक्ष्मीदास, नारद दास, कलश महतो, गांधी जी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, देवनाथ मालिक, सोनाई यादव, मंजू महतो, जालिम सिंह, हरखू तेली, नाग बाबा, भोला बाबू आदि। कथा वस्तु मेरीगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में घट रही घटनाओं के साथ साथ रेणु उस समय के भारत में घट रही घटनाओं और उन घटनाओं पर ग्रामवासियों की प्रतिक्रिया भी दर्ज करते हैं। गांव जाति के आधार पर कई टोले में बटा हुआ है जिनमें आपस में प्रतिस्पर्धा और वैमनस्य व्याप्त है। राजनीतिक रूप से भी सक्रिय पात्र उपन्यास में है। बालदेव जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है वहीं कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का। देश की राजनीति के अतिरिक्त गाँव की अपनी राजनीति भी चलती है। अंग्रेज अफसर जो मार्टिन है
वो अपनी पत्नी मेरी के नाम पर इस गांव का नाम मेरीगंज कर दिया था, लेकिन यहाँ आते ही उसकी पत्नी की मलेरिया से मौत हो गई। मार्टिन की दी हुई ज़मीन पर मलेरिया और कालाजार के निदान हेतु रिसर्च सेंटर बनता है और उसमें डॉक्टर के रूप में आते हैं डॉक्टर प्रशांत। रिसर्च करते हुए प्रशांत का संपर्क तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली से होता है और दोनों में एक दूसरे को लेकर प्रेम होता है। गांव में एक कबीरपंथी मठ भी है जिसका मुख्य महंत सेवादास है। 50 वर्ष की उम्र में सेवादास दासी बनाकर लक्ष्मी को मठ में रख लेता है। महंत लक्ष्मी के साथ जबरन यौन संबंध भी बनाता और वह भी तब से जब तक कि वह 15 साल की बच्ची थी। इस तरह रेणु धर्म के नाम पर होने वाले कुकर्मों की पोल पट्टी भी खोलते हैं। बालदेव और बावन दास कांग्रेस कार्यकर्ता और स्वराज के इच्छुक है, दोनों महात्मा गांधी के अनुयायी भी हैं। गांधी तत्कालीन समय में देश में होने वाली घटनाओं में सक्रिय रूप से उपस्थित थे। उपन्यास में गांधी का जिक्र बार बार किया गया है। गांधी हत्या का जिक्र भी उपन्यास में है। रेडियो में हत्या की खबर सुनकर कमली सबको बताती है और यह सुनकर सभी पात्रों की रुलाई फूट पड़ती है। गांधीवाद से प्रभावित बावनदास स्वतंत्रता के पश्चात चोरी छिपे सीमेंट और चीनी से लदी पाकिस्तान जाती बैलगाड़ियों के सामने लेटकर प्राण को उत्सर्ग कर देता है। उपन्यास में यह भी दिखाया गया कि किस तरह आज़ादी से पहले अनैतिक और अवैध काम करने वाले आज़ादी के बाद नेता का छद्म रूप धर कर बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। इस तरह यह संपूर्ण उपन्यास छोटी छोटी घटनाओं से मिलकर बना है। कुल मिलाकर अंचल की जो समस्याएं हैं उनसे लोगों को परिचित कराता है। गांव वालों में परस्पर राग द्वेष, छोटे छोटे षड्यंत्र, जातिवाद, अफसरशाही और अवसरवादी राजनीति के दोहरे चरित्र को ये दिखाता है। देखिए, रेणु जी के 2 आंचलिक उपन्यास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक तो इनका मैला आंचल है, दूसरा परती पर कथा। अब मैला आंचल के कथानक में लेखक ने 1942 में से सन 1942 से लेके गांधी जी के निधन तक की जो मेरीगंज जिला की जनजीवन परिस्थितियों को तो पूरा प्रस्तुत किया ही है कि कैसे गांव में विभिन्न वर्ग के लोग अपने अपने टोले में रहने हैं, पिछड़े भी हैं। यहाँ उच्च वर्ग, निम्न और धनी, निर्जन सभी वर्गों के लोग हैं और उन्हीं लोग में आपस में वैर भी चल रहा है। आज़ादी मिलने के बाद भी निम्न वर्ग में नई चेतना का उदय हुआ, जिससे ये संघर्ष और भी तेज हो गया। इस गांव की प्रगति में बाधक तत्व ये है कि ये लोग बहुत ही प्राचीन रूढ़िगत जो संस्कार हैं, छुआछूत, आपसी संघर्ष, अंधविश्वास, ये सभी मानते हैं। जनता अब अपने उन दुश्मनों को अच्छी तरह पहचानने लगी जो आज़ादी मिलते ही खद्दर पहनकर देशभक्ति और जनसेवा का लबादा ओढ़े आए, किंतु वे पक्के स्वार्थी हैं। तो वैसे तो 1954 में ये लिखा गया स्वतंत्रता के बाद, किंतु इसमें स्वतंत्रता की जो पूर्व का परिवेश है ना, उनको बखूबी प्रस्तुत किया गया है। गांव की मानसिकता इतनी खराब होती है कि जब मलेरिया सेंटर के लिए डॉक्टर प्रशांत जो है आता है, लोगों को जागरूक करता है, तो ज़्यादातर गांव वाले ये विरोध करते हैं कि नहीं, यहाँ पे सेंटर नहीं खुलना चाहिए। जबकि वहाँ पे देखिए उसकी पत्नी आई और उसी से जो है कहीं ना कहीं जो मार्टिन की पत्नी थी तो उसका मलेरिया से ही मौत हो गया था। लेकिन फिर भी जो है मानसिकता देखिए, वो लोग जो है अजीब गरीब हरकत करते हैं, खोलने नहीं देते हैं। डॉक्टर प्रशांत को गांव में आकर जो अजीब गरीब अनुभव होता है वे उसे अंचल का पिछड़ापन का दस्तावेज देखे या कह सकते हैं कि वही है। और समूचा अंचल ही अंधविश्वास में, शोषण में, संघर्ष में, निर्धनता में, अशिक्षा से ग्रस्त है। और इसमें तो कुछ पात्र जैसे बलदेव, बावन, कालीचरण ये अपने अपने ढंग से संघर्ष करते दिख रहे हैं अलग अलग। और देखिए अंत में तो बावन दास अपना बलिदान देकर पाठकों को अपने चरित्र से प्रभावित भी करता है। तो मैला आंचल में तत्कालीन राजनीति नेताओं की अवसरवादिता, स्वार्थवृत्ति, सिद्धांत कार्यकर्ताओं की उपेक्षा आदि का यथार्थ चित्रांकन है कि जो अच्छे हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, तो उनकी बात को दबा दिया जा रहा है। रेणु ने बड़ी सफाई में ये दर्शाया कि गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन जिन जीवन मूल्यों के आधार पर किया था, वे आज़ादी मिलते ही नेताओं की दृष्टि में कैसे अप्रासंगिक होने लगे तथा चोरों और सिद्धांतहीन जो स्वार्थी अवसरवादी नेता हैं उनकी तूती बोलने लगे। मैला आंचल में पूर्णिया में रैली आयोजित की गई थी, जिसका चित्रण दृश्यात्मक विधि से लेखक इस प्रकार करता है कि कहता है कि चलो चलो पुरैनिया, चलो मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, औरत मर्द बाल बच्चे सब चलो, और जिंदाबाद करते हुए पुरैनिया चलो। रेलगाड़ी का टिकस कैसा बेवकूफ़ है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और गाड़ी में टिकस लगेगा। तो यहाँ स्थानीय भाषा का भी प्रयोग आपको मिलता है, जैसे पूर्णिया को पुरैनिया कहा जा रहा है। ये मेरीगंज एक गांव की कथा नहीं थी उस समय, ये संपूर्ण देश के राजनीतिक वातावरण का एक नमूना था, जिससे आप महसूस करो कि ये सारे गांव की कथा है। यहाँ की राजनीतिक दल देश सेवा के नाम पर अपने स्वार्थ की पूर्ति लोग कर रहे थे। उनका प्रयास दूसरे दलों को नीचा दिखाने होता
यही बस। जमींदार और अधिकारियों के अत्याचार सहने की जनता जो है वो विवश थी। एक टोला दूसरे टोला से लड़ रहा है, संथालों को मारा पीटा गया। लेखक ने तटस्थ भाव से उस अंचल की जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक समग्र स्थिति को चित्रित कर दिया है। तो उपन्यास में कोई नायक की जरूरत नहीं पड़ी, ये पूरा व्यक्ति जो है वो अंचल ही बन गया। और वैसे भी मैला आंचल में जो रेणु जी का चिंतन है वो प्रगतिशील दृश्य देखें तो वे जनसाधारण के ही समर्थक हितैषी बन के उतरते हैं और उभरते पूंजीवाद की विकृतियों का यथातथ चित्रण भी करते हैं। पाठकों के मन में पूंजीवाद के प्रति वितृष्णा उत्पन्न कर देने में सक्षम है। वो गरीबों के पक्षधर बन के आए हैं। तो कुल मिला के मैला आंचल जो हमारे समक्ष उस समय की जो स्थितियां हैं उसको बहुत ही अच्छे रूप में उद्घाटित करता है। इसमें कुछ प्रमुख उद्धरण हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। जैसे एक ये है कि इसमें फूल भी है, यानी पूरे मैला आंचल जब पढ़ते हैं तो इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, ये लेखक कहता है। लेकिन गांव की पंचायत क्या है, पुरैनिया कचहरी के रामू मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती हैं और असल सवाल बातों के बवंडर में दबा जा रहा है। यह अस्पताल अभी तो नहीं मालूम होगा, जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझना सिव हो सिव हो। तो ये गांव वाले कह रहे हैं कि ये अस्पताल लगेगा तो गांव में हैजा फैल जाएगा। तो इतनी अशिक्षा पिछड़ापन है वो भी दिखता है इससे। महात्मा जी खुद मैला साफ करते थे। जहाँ सफाई रहती है वहाँ का आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है। साहेब लोगों को देखिए, उनके देश का गांच विरच भी साफ रहता है, ये बलदेव का कहना है। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो मुट्ठी टस से मस नहीं होती, हाथ है या लोहार की सणसी। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। जाति बहुत बड़ी चीज़ है, जात पात नहीं, मानने वालों की भी जाति होती है। तो देखिए, जाति बहुत बड़ी चीज़ है, जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। बहुत बड़ी बात है ये। भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे ही हैं वो। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे और तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। ये डॉक्टर प्रशांत कहते हैं। तुम्हारे विद्यापति के गान हमारी टूटी झोपड़ियों में जिंदगी के मधुरस बरसा रहे हैं। ओ कवि, तुम्हारी कविता ने मचल कर एक दिन कहा था, चलो कवि वन फूलों की ओर। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। महंगी पड़े या अकाल हो, पर्व त्योहार तो बनाना ही होगा। और होली फागुन महीने की हवा ही बावरी होती है। आसिन कार्तिक के मलेरिया और कालाजार से टूटे हुए शरीर में फागुन की हवा संजीवनी फूंक देती है। सरकारी उर्दी को रंग देने से जेल की सजा होती है। डॉक्टर सरकारी आदमी है और बाहरी आदमी वह गांव के समाज का नहीं। वैसे ही राज आज कांग्रेस का है। लीडर बने हैं सभी कल के गीधड़ जोगी जे सरारा। चरखा कातो, कग्गड़ पहनो, रहो हाथ में झोली, दिन दहाड़े करो डकैती, बोलो सुराजी बोले। गावत गाधी रोग मनोहर, चरखा चलावे बाबू राजेंद्र, गुजल भारत अहमाई रे, होरिया आई फिर से, वीर जमाहिर शान हमारो, जय प्रकाश जय सो भाई रे, होरिया आई फिर से। अब वो यह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है शरीर को चीर फाड़ कर, जिसे हम नहीं पा सकते। वह हार्ट नहीं, वह आगम अगोचर जैसी चीज़ जिसमें दर्द होता है लेकिन जिसकी दवा एड्रेनलिन नहीं। उस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति को अपने खानदान की ऐसी कहानी चाहिए जिसके उजाले से वह दुनिया में चकाचौंध पैदा कर दे। धरती माता अभी स्वर्णांचला है। गेहूं की सुनहली बारियों से भरे हुए खेतों में पुरवैया हवा लहरें पैदा करती है। सारे गांव के लोग खेतों में हैं। मानो सोने की नदी में कमर भर सुनहले पानी में सारे गांव के लोग कीड़ा कर रहे हैं। सुनहली लहरें ताड़ के पेड़ों
की भरी पंक्तियां, झरबेरी का जंगल, कोठी का बाग, कमल के पत्तों से भरे हुए कमला नदी के गड्ढे। लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। मौसी ने जब जुगल जोड़ी देखी तो उसके हाथ स्वयं ही अंचल के कूट पर चले गए। मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, वह कांग्रेसी का काम है, मैं आग लगाना चाहता हूँ, ये कहना है कालीचरण का। रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिव जी की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों के फैलने की आशा में कुर्सी पर बैठे रहना, तो अब अपने बंगले पर सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने के पहले नोटों और रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों पर पांडित की वर्षा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझना और अस्पताल में कराहते हुए गरीब रोगियों के रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती। अरे जिंदगी है किरांती से किरांती में बिताए जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा। जात क्या है? जात दो ही है, एक गरीब और दूसरा अमीर। डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्यचकित होता है। वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यह वर्ग जी रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजारों क्षुधितों को भी अनुशासन में बांध रखा है। कानून बनने के पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। यहाँ क्या करेगा वह संजीवनी बूटी खोजकर? उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मैलिग्नेंट मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल तिल कर घुल घुल कर मिलकर घुल घुल कर मरने के लिए उन्हें जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते महात्मा गांधी ने कष्ट से तड़पते हुए बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी। वह नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। यहाँ का आदमी जीकर क्या करेगा? करेगा क्या ऐसी जिंदगी? पशु से भी सीधे हैं ये इंसान, पशु से भी ज़्यादा खूंखार हैं ये। पेट, यही इनकी बड़ी कमजोरी है। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने इन्हें अपने सैकड़ों बाजुओं में जकड़कर ऐसा लाचार कर रखा है कि ये चू तक नहीं कर सकते, फिर भी ये जीना चाहते हैं। यह डाकघर तो सुनते हैं कि जर्मन वाला का आदमी है। जोतकी जी ठीक ही कहते थे। जर्मन वाला का सीआईडी है या डाकघर। यहाँ के लोग को सुई भोग कर कमजोर करने का काम करता है। कुओं में दवा डालकर सचमुच हैजा फैलाना चाहता है। नागर को एक बहुत बड़ा गवाह बनाया गया है। दोनों देश वालों ने नागर नदी ही सीमा रेखा मानी है। एक किनारे हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान। 52 ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डेग में ही नाप लिया। नागर नदी के बीच में पहुंचकर पाकिस्तान के पुलिस अफसर साहब ने कहा, नदी में ही डाल दो, इसकी झोलबी को उस पार दरख्त से लटका दो जल्दी। नागर की धारा हठात कलकला उठी। सिपाही खजड़ी के पानी में फेंकते हुए कहता है, डमरू बजा के रघुपति राघव गाते रहो। तुम्हारी किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे कितना बड़ा सहारा मिला तुम्हारी किताबों से। लेकिन अब एक नई किताब चाहिए जिसके पृष्ठ पे लिखा हो कमला। विश्वास करो, डरो मत, जो होगा मंगलमय होगा। लेबोरेटरी, विशाल प्रयोगशाला, ऊंची 4 दीवारी में बंद प्रयोगशाला, साम्राज्य लोभी शासकों की संगीनों के साए में वैज्ञानिकों के दल खोज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। गंजी खोपड़ियों पर लाल हरी रोशनी पड़ रही है। मारात्मक विध्वंसक और सर्वनाशक शक्तियों के सम्मिश्रण से एक ऐसे बम की रचना हो रही है जो सारी पृथ्वी को हवा के रूप में परिणित कर देगा। एटम ब्रेक कर रहा है, मकड़ी के जाल की तरह। चारों ओर एक महाअंधकार, सब वाष्प। प्रकृति, पुरुष, अंडपिंड, मिट्टी और मनुष्य के शुभचिंतकों की छोटी सी छोटी टोली अंधेरे में टटोल रही है। अंधेरे में वे आपस में टकराते हैं। वेदांत, भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद। हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। विधाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बड़ा शक्तिशाली है। ये प्रशांत का चिंतन है। कलीमुद्दीन घाट पर चिथरिया पीर में किसी ने मानत करके एक चिथड़ा और लटका दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो ये उपन्यास है वो समाप्त होता है। बाकी हम अगले पार्ट में कोई अन्य उपन्यास के साथ मिलेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।